सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं दोस्त। और लगातार हमारे आपके बीच में बातचीत हो रही थी सी टेट के क्रैश कोर्स के अंतर्गत पर्यावरण शिक्षण पर, और पर्यावरण शिक्षण के अंतर्गत लगातार हम लोग डिस्कस करें उन महत्वपूर्ण बिंदुओं पे जो आपके एग्जाम की दृष्टि से काफी व्यापक महत्व रखते हैं। दोस्त, ये हमारी बातचीत लगातार जारी रहेगी और लगातार हम लोग मिलकर के उन महत्वपूर्ण बिंदुओं को आसान भाषा में समझते रहेंगे जो आपके एग्जाम में सीधे सीधे प्रश्न की दृष्टि से अपना विशेष महत्व रखते हैं। दोस्त, उसी श्रृंखला को आगे की ओर बढ़ाया जाए, चीजों को आगे की ओर देखा जाए। एक बार आप हमें कमेंट करके ये कंफर्म करा देंगे सब कुछ क्लियर है, वॉइस क्लियर है, आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है, तो क्लास को आगे की ओर बढ़ाया जाए। एक बार आप कंफर्म कर देंगे सब कुछ दिखाई दे रहा है, सब कुछ स्पष्ट है, एक बार क्लियर कर दीजिएगा। एक बार आप जो है कि कंफर्म कर देंगे। चलिए, सभी को गुड आफ्टरनून, सभी को गुड आफ्टरनून। एक बार कमेंट करें, एक बार कमेंट कर दें, सबको सब कुछ स्पष्ट दिखाई दे रहा है, एक बार कमेंट कर दें। चलिए अभी एक बार कर दें। चलिए, बहुत बिल्कुल बिल्कुल आने लगा मैसेज। चलिए, बिल्कुल बिल्कुल मैक्सिमम का मैसेज आने लगा और मैक्सिमम बता रहा कि सब कुछ स्पष्ट है, सब कुछ क्लियर है। चलिए, एक बार आप ये कमेंट कर दीजिएगा कि जो कल जो कुछ भी पढ़े थे सब आपको उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, आपको सब कुछ स्पष्ट हुआ। एक बार कमेंट कर दीजिएगा। चलिए, कल की क्लास से अगर कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो बताइएगा। चलिए, आज की क्लास को प्रारंभ करते हैं और उसको आगे की ओर बढ़ाते हैं। चलिए, अंकिता, नो सर। चलिए, बिल्कुल बिल्कुल क्लियर है। चलिए दोस्त, क्लास को आगे की ओर बढ़ाया जाए। और हमारे आपके द्वारा बातचीत हो रही थी, ध्यान दीजिएगा। सी टेट 2020 क्रैश कोर्स के अंतर्गत हमारी आपकी बातचीत होने जा रही है किस पर? पर्यावरण शिक्षण पर। और पर्यावरण शिक्षण के अंतर्गत आज हमारा पर्यावरण शिक्षण पर और पर्यावरण शिक्षण के अंतर्गत आज हमारा ये जो लेक्चर होगा ये होगा हमारा लेक्चर नंबर 2। ये होगा हमारा लेक्चर नंबर 2। तो हमारी आपकी यहाँ पे बातचीत हो रही है पर्यावरण शिक्षण के अंतर्गत लेक्चर नंबर 2। कल के वीडियो में हमने आपसे हमारी आपकी बातचीत पहले बिंदु पर प्रारंभ हुई थी और हम एक बार हेडिंग बनाते हैं, वहीं से आगे चलिएगा। और आपको पता है कि पर्यावरण शिक्षण के उद्देश्य पर हमारी चर्चा हो रही थी। पूरे पर्यावरण में सिर्फ 2 चैप्टर ऐसा है जो एक से अधिक अंक अपने साथ लेकर के बैठा हुआ है, वह है पर्यावरण शिक्षण का उद्देश्य और पर्यावरण शिक्षण के उद्देश्य के साथ पर्यावरण शिक्षण की नीति। ये बात आप बहुत अच्छे से याद रखेंगे कि पर्यावरण शिक्षण का उद्देश्य जहां एक से ज्यादा प्रश्न आते हैं और एक पर्यावरण शिक्षण की नीति जहां से एक से अधिक प्रश्न निश्चित तौर पर आते हैं। तो हमारी आपकी बातचीत होनी है जो आज के संदर्भ में वो 2 हेडिंग होगा, लेकिन सबसे पहला हेडिंग आज हम आपको जो एक से अधिक अंकों के लिए महत्वपूर्ण होगा वह है क्या कि पर्यावरण शिक्षण का उद्देश्य, पर्यावरण शिक्षण का उद्देश्य। और पर्यावरण शिक्षण के जब हम उद्देश्य की बात कर रहे हैं तो कल हमारी बातचीत आपसे हुई थी पहले नंबर के उद्देश्य पर, और पहले नंबर के उद्देश्य पर आपने ये जाना था कि एनसीएफ 2005 के अनुसार पर्यावरण शिक्षण का उद्देश्य के अनुसार पर्यावरण शिक्षण का उद्देश्य बालक के स्कूली जीवन को
बालक के स्कूली जीवन को बाह्य वातावरण से जोड़ना। ये याद रखिएगा, कल हमने आपसे यहीं तक बातचीत किया हुआ था और यहां की बातचीत का सीधा सा बात है कि पर्यावरण शिक्षण के पहले उद्देश्य पर हमने चर्चा किया था। आप एक बार देख लेंगे, हम हट जाते हैं। कल हमने बातचीत किया था एनसीएफ 2005 के अनुसार पर्यावरण शिक्षण का क्या उद्देश्य पर हमने बातचीत किया था। ठीक है, अब चलिए सुनिएगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ये ध्यान दीजिएगा कि एक प्रश्न तो यहां से पूछता है और इसके अलावा 4 बिंदु और है जहां से उसमें से किसी एक से एक प्रश्न पूछता है। तो हम इसको फिर से एक बार अच्छे से समझा करके तब अगले पर आगे की ओर बढ़ते हुए चलेंगे और आप अपनी एकाग्रता बनाए रखेंगे। चलिए दोस्त ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले लिखा है एनसीएफ। एनसीएफ का फुल फॉर्म होता है अंग्रेजी में नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा। एन का मतलब नेशनल, राष्ट्रीय, करिकुलम का पाठ्यचर्या और फ्रेमवर्क का मतलब होता है रूपरेखा। तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा। अब ये ध्यान दीजिएगा 2005 क्यों लिखा है, तो ध्यान दीजिएगा कि वर्ष 2000 ईस्वी में प्रोफेसर यशपाल सिंह की अध्यक्षता में एनसीएफ ने अपना नया रिसर्च प्रारंभ किया था, जिसने अपनी रिपोर्ट सौंपा था कब, वर्ष 2005 ईस्वी में। अर्थात एनसीएफ का सबसे लेटेस्ट रिपोर्ट जो आया है वो कब आया, 2005। इसलिए एनसीएफ के साथ जोड़ा जाता है क्या, एनसीएफ के साथ जोड़ा जाता है एनसीएफ 2005। क्लियर है। चलिए अब एनसीएफ 2005 कह क्या रहा है कि पर्यावरण शिक्षण का उद्देश्य है बालक के स्कूली जीवन को। अब देखिए स्कूली जीवन का यहां से मतलब क्या है या स्कूली जीवन का तात्पर्य क्या है। भाई आप स्कूली जीवन का मतलब यह है कि आप किताबों के माध्यम से बच्चे को ज्ञान कैसा दे रहे हैं, आप बच्चे को दे रहे हैं सैद्धांतिक ज्ञान, मतलब सैद्धांतिक किताबी ज्ञान दे रहे हैं। बच्चों को किताब चार दीवारी के अंदर बांध करके पढ़ा रहे हैं, उसके माध्यम से बालक को ओतप्रोत करने का प्रयास कर रहे हैं। तो एनसीएफ 2005 कह रहा है कि ये जो अब आप जिस कक्षा को पढ़ाने जा रहे हैं वो कक्षा कितने की है, कक्षा 1 से 5 के बीच की है। तो कक्षा 1 से 5 के बीच का जो बालक है उस बालक के अंदर इतनी मानसिक क्षमता विकसित नहीं होती है कि वो किताबी ज्ञान, केवल टीचर की व्याख्या को अपने मस्तिष्क में सजोकर उसको अपने मस्तिष्क में इकट्ठा करके अपने मस्तिष्क में उसको लंबे समय तक के लिए स्थायी बना करके रख पाए, नंबर 1। दूसरी बात कि एक प्राथमिक स्तर के शिक्षक के शिक्षण के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है कि आप बच्चे के किसका प्रयोग करके शिक्षण का कार्य करिए। तो आपका जवाब होगा कि आप बच्चे के पूर्व ज्ञान का प्रयोग करते हुए शिक्षण अधिगम को आगे की ओर बढ़ाइए। तो कक्षा में जो कुछ भी सैद्धांतिक ज्ञान, जो कुछ भी चार दीवारी के अंदर ज्ञान दिया जा रहा है उस ज्ञान को बच्चे के पूर्व ज्ञान से जोड़ना। और पूर्व ज्ञान, भाई बच्चा पूर्व ज्ञान आपकी कक्षा में कहां का लेकर के आया है, तो आप सीधे तौर पे कहेंगे कि वह अपने परिवार का लेकर के आया है, वह अपने पड़ोस का लेकर के आया है, वह अपने खेल के मैदान का लेकर के आया है। तो आप बच्चे को जो कुछ भी उदाहरण दीजिए, जो कुछ भी आप किताबी ज्ञान दीजिए, वो बच्चे के परिवार, पड़ोस, खेल के मैदान, उसके समाज से जोड़िए। अर्थात आप बच्चे के किसके माध्यम से पढ़ाइए, बच्चे के बाह्य वातावरण के साथ कनेक्टेड करते हुए, बच्चे के बाह्य वातावरण के साथ आप जोड़ते हुए शिक्षण अधिगम की दिशा में उसे आगे की ओर बढ़ाइए। यही है एनसीएफ 2005 के अनुसार क्या, पर्यावरण शिक्षण का उद्देश्य। क्लियर हुआ। एनसीएफ 2005 के अनुसार बालक के स्कूली जीवन, सैद्धांतिक जीवन, किताबी जीवन या किताबी ज्ञान को उसके बाह्य वातावरण, परिवार, पास पड़ोस, मैदान, खेल इत्यादि से जोड़ करके पढ़ाना ही एनसीएफ 2005 अनुसार पर्यावरण शिक्षण का क्या है, उद्देश्य है। क्लियर हुआ। चलिए ये तो पहला उद्देश्य था। अब आते हैं नंबर 2, और ये देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं आपको इस बात का विश्वास दिलाता हूं, ये एकदम बिल्कुल और सहज और सरल तरीके से आएगा। कह क्या रहा है, ये कह रहा है कि पर्यावरण शिक्षण का उद्देश्य, पर्यावरण शिक्षण का उद्देश्य
बालक में बालक में बालक में जिज्ञासा, रुचि, कल्पना का विकास करना है। कल्पना का विकास करना है। अब देखिए, 1 मिनट रुकिए और इस लाइन को ऐसा समझिए कि कभी भूल ही ना पाइए। एक दिन की घटना मैं आपको बताता हूं, बड़ा ध्यान से सुनिएगा। एक दिन लगभग रात के 1:30 बज रहे थे और मैं चंद्रा इंस्टीट्यूट में यहां से रात के 1:30 बजे मैं निकला और मैं अपने कमरे के लिए जा रहा था। आसमान में बादल छाए थे, बिजली बहुत तेज कड़क रही थी और जैसे ही मैं नीचे गाड़ी के पास पहुंचा, तुरंत तेज बिजली कड़की और लाइट चली गई। चारों तरफ अंधेरा हो गया। थोड़ा सा भय जैसा माहौल बना, लेकिन मुझे लगा कि अभी बारिश आंधी नहीं शुरू हुई है, मैं चला जाता हूं। और किस स्पीड से जा रहा था, तब से मेरे आगे से फिर से एक बिल्ली तेज से दौड़ी और जब वो फिर से तेज से हमारे आगे से दौड़ी तो इस समय इतनी स्पीड थी कि मैं रुक नहीं पाया, मैं चला गया। अब देखिए, और भय मेरे अंदर बनता चला गया। अब मैं किसी तरीके से पुराने पुल से गुजरा, फिर मैं पहुंचा नैनी चौराहे पर और नैनी चौराहे पर जैसे ही पहुंचा, मैं अपने कमरे के लिए पास ही जैसे ही मैं मुड़ा, पास वाले चौराहे पर एक बड़ा घटना घटा। लेकिन वो क्या घटा ये मुझे नहीं पता, ये मैं नहीं बताऊंगा आपको। वो घटना क्या घटी ये मैं नहीं बताऊंगा आपको। घटना क्या घटा मुझे नहीं पता। चलिए एक बार कंफर्म करिए, सुनाई दे रहा है? एक बार कंफर्म करिए। चलिए, अब वो घटना क्या घटी मुझे नहीं पता या मैं आपको नहीं बताऊंगा। अब देखिए, जो कुछ भी मैंने आपसे चर्चा किया उसमें मैं आपके पर्यावरण मतलब ऐसी घटनाओं से आप वाकिफ हैं, इसलिए हमारे द्वारा बताई गई कहानी में आपने लिया क्या? रुचि। और मैं आपके रुचि के आधार पर मैं आपको कहानी बताया, इसलिए आगे क्या हुआ ये जानने की आप में उत्पन्न हुई क्या? जिज्ञासा। अब ये आप सोच रहे हैं कि अच्छा क्या हुआ होगा, एक्सीडेंट तो नहीं हो गया, क्या हो गया? विभिन्न प्रकार का आपके दिमाग में तर्क आ रहा है और इसी तर्क का आना कहलाता है कल्पना। तो एक पर्यावरण शिक्षक को चाहिए कि वह बालक के वातावरण से जोड़ करके ऐसे इस प्रकार से तथ्यों को प्रस्तुत करे जो बच्चे में रुचि, जिज्ञासा, कल्पना का विकास करे। यही है हमारा नंबर 2 पर्यावरण शिक्षण का उद्देश्य। क्लियर हो गया? क्लियर हुआ? एक बार बस ये बता दीजिए कि ये लाइन एकदम क्लियर हुआ या नहीं, तब मैं बताऊंगा आपको। जितने लोग लाइव हैं एक बार वो ये कमेंट करें कि ये बात नंबर 2 एकदम अच्छे से समझ पाए या नहीं। अच्छे से समझ भी प्रैक्टिकल आप समझ पाए या नहीं, एक बार आप कमेंट जरूर करेंगे। एक बार आप कमेंट करेंगे, कमेंट करिए। मैं बता रहा हूं कि हुआ क्या हुआ ये बताइएगा। नहीं, उसमें से कोई एक कह रहा कि बिल्ली का मर्डर, लेकिन ये ऐसा नहीं है। कंफर्म हुआ? चलिए अब देखिए हुआ क्या था, समझने का प्रयास करिएगा, बस एक सेकेंड। हाँ, हुआ क्या कि देखिए बार बार बिल्ली आंख काट रही थी, तो ये अपशकुन माना जाता है, ऐसा मैं भी मान रहा था। जब मैं लास्ट चौराहे पर पहुंचा जहां से अपने घर के लिए मुड़ना था, तो लाइट कटी थी और मेरे गाड़ी की बुलेट की लाइट जल रही थी और मैं ये देखा कि 500 के 5 नोट वहीं पर किनारे गिरे थे और मेरी नजर पड़ी। मैं उठाया, जेब में डाला और अपने कमरे पर चला गया। लगाइए तर्क। चलिए पर्यावरण शिक्षण के तीसरे उद्देश्य की ओर चलते हैं। पर्यावरण शिक्षण के
तीसरे उद्देश्य की ओर चलते हैं। चलिए पर्यावरण शिक्षण के तीसरे उद्देश्य की ओर चलते हैं और ये क्या कह रहा है। अच्छा, एक्सप्लेनेशन पसंद आ रहा हो तो एक बार शेयर करके थोड़ा सा संख्या तो बढ़ा सकते हैं ना। पर्यावरण शिक्षण का उद्देश्य बालक में, ये देखिए हर लाइन आपको सीधे सीधे एग्जाम की लाइनें मैं लिख रहा हूं। शिक्षक बालक में अनुकूल मनोवृत्ति, बालक में अनुकूल मनोवृत्ति का विकास करना, अनुकूल मनोवृत्ति का विकास करना है। क्लियर हो गया? चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, हम आपके कमेंट्स भी दिख रहे हैं। चलिए अब आप आइए 3 नंबर पे और थोड़ा सा सीरियस गंभीरता समझिए क्या कह रहा है। देखिए यहां पे आपको करना क्या है, इस लाइन के अंतर्गत कह रहा है कि पर्यावरण शिक्षण का उद्देश्य क्या है, बालक में अनुकूल मनोवृत्ति का क्या करना है, विकास करना है। अनुकूल, तो अब देखिए कुछ भी नहीं करना है, आपको केवल 2 शब्द समझना होगा। तो देखिए एक शब्द जो अनुकूल होता है, इसी अनुकूल का एक जो विपरीत शब्द होता है उसको कहा जाता है क्या, तो आप उसको कहते हैं क्या, प्रतिकूल कहते हैं। यही होता है ना, एक शब्द होता है अनुकूल, एक शब्द होता है प्रतिकूल। अगर मैं उस रात की बात करूं जो अभी मैंने आपसे घटना का जिक्र किया कि रात में बार बार बिल्ली मेरा आंख काट रही थी, तो अगर हम बिल्ली को अपशकुन मानते तो वो हमारे क्या था, वो माहौल हमारे क्या था, प्रतिकूल था। प्रतिकूल का मतलब होता है एक शब्द की के विपरीत होता है। एक शब्द से अगर आप परिभाषित करने का प्रयास करें तो कह रहा के विपरीत मतलब प्रतिकूल, और अनुकूल का क्या मतलब होता है, के अनुसार होता है। यहां तक बात समझ में आया? के अनुसार, जैसे आप कहते हैं ना, जैसे मुझे पूरब से पश्चिम दिशा की ओर जाना है और हवा भी पूरब से पश्चिम दिशा की ओर अगर जा रही है तो इसका सीधा सा मतलब है हवा हमारे अनुसार चल रही है, मतलब हवा हमारे क्या है, अनुकूल है। लेकिन आप अब देखिए, आप जब पश्चिम से पूरब जा रहे हैं और हवा पूरब से पश्चिम जा रही है, तो हवा आपके गति को रोकने का प्रयास करेगा, और उसका रोकना मतलब वो आपके विपरीत बल लगा रहा है, और इसी बात को आप क्या कहेंगे, प्रतिकूल कहेंगे। आप सीधा सा ऐसे समझ लीजिए कि आप सीटेट का एग्जाम देने जा रहे हैं और आप मोटरसाइकिल से निकले, और मोटरसाइकिल से निकल करके जैसे ही आप वहां पर जा रहे थे और रास्ते में एक पेपर गिरा हुआ मिला और आप उठाए और देखे उस पे आंसर टिक लगा हुआ था, देखे 2-4 पलटे, सीटेट का ही पेपर था, और उसके बाद उसको फेंक के कहीं रख करके चले गए, और जैसे ही एग्जाम में बैठे वही प्रश्न हुबहू आ गया, परिस्थिति आपके क्या हो गई, अनुकूल हो गई। अब आपका क्या हुआ, अब देखिए ये बात समझ आया, प्रतिकूल क्या होता है। आप जा रहे थे सीटेट का एग्जाम देने, और एग्जाम देने जाते समय तेज से बारिश होने लगी, घनघोर बारिश होने लगी, और आंधी इतना तेज चलने लगी, आप सेंटर तक पहुंचने में असमर्थ हो गए। परिस्थितियां आपके क्या हो गई, प्रतिकूल हो गई, विपरीत हो गई। यहां अनुकूल प्रतिकूल समझ में आया। अब एक शब्द बचा मनोवृत्ति, और मनोवृत्ति को अंग्रेजी में आपका क्या बोलते हैं, एटीट्यूड बोलते हैं, एटीट्यूड बोलते हैं ना। अब एटीट्यूड शब्द का अर्थ क्या होता है, बहुत ही व्यवहारिक भाषा में हम आपको बताएंगे, बिना दिमाग पे जोर लगाए आप समझेंगे। समझिए, एटीट्यूड का हम और आप सामान्य भाषा में अर्थ लगाते हैं घमंड। एटीट्यूड को हम सामान्य भाषा में बोलते हैं, घमंड बोलते हैं। तो चलिए हम उसी नजरिए से हम इसको बड़े व्यवहारिक तौर पर समझ लेते हैं। जैसे कोई व्यक्ति ऐसा व्यवहार कर रहा है जो व्यवहार आपको पसंद नहीं आया, तो आप यही कहते हैं, आप जिसको पसंद नहीं आया तो उसको आप क्या बोलते हैं, तो आप यही बोलते हैं कि किस बात का इतना घमंड है जो आप इतना एटीट्यूड दिखा रहे हैं,
किस बात का अहम है जो इतना एटीट्यूड दिखा रहे हैं? यही होता है कि जब सामने वाले का व्यवहार आपको पसंद नहीं आता है तो आप यही करें कि किस बात का घमंड है जो इतना इतरा रहे हो, किस बात का घमंड इतना ऐट रहे हो। तो इसके बदले में सामने वाले का रिप्लाई क्या होता है? ये मेरा घमंड नहीं है, मेरा व्यवहार ही ऐसा है। यही कहता है ना कि ये मेरा घमंड नहीं है साहब, ये मेरा व्यवहार ही ऐसा है। तो किसी भी व्यक्ति का जो मूल व्यवहार होता है दोस्त, वही उसका क्या कहलाता है? मूल व्यवहार ही उसकी क्या कहलाती है? मनोवृत्ति या एटीट्यूड। अब एक लाइन में पूरी बात को समझ लीजिए कि आप पर्यावरण के शिक्षक हैं और आप शिक्षा का कार्य करने जा रहे हैं, तो आपका यह दायित्व है कि आप पर्यावरण के नियमों के अनुसार बालक के मूल व्यवहार को ढालिए। मतलब बालक का जो वास्तविक व्यवहार है उसको पर्यावरण के नियमों, पर्यावरण के तथ्यों, पर्यावरण के समस्त प्रकार के घटकों के अनुसार जोड़िए, ताकि वह बालक जब समाज में एक नागरिक बने तो वह अपना उत्तरदायित्व बिना किसी बोझ, बिना किसी समस्या के अनुकूल परिस्थितियों में वह क्या करता चला जाए, वह उसको पूरा करता चला जाए। क्लियर हुआ? हाँ या ना? चलिए एक बार कंफर्म करें, समझ में आया? थर्ड पॉइंट अच्छे से समझ में आया? एक बार आप कमेंट करिए, फीडबैक दीजिए और व्यवहारिक आपको समझाते हैं। हम लिख रहे हैं, एक बार तब से आप फीडबैक दीजिए। पर्यावरण शिक्षण का उद्देश्य क्या है? बालकों को पर्यावरण के प्रति संवेदनशील बनाना। चौथा 4 नंबर पर लिखा है। चलिए एक बार हम कमेंट्स ले लेते हैं। क्या बात है, चलिए मैक्सिमम चलिए बिल्कुल। अच्छा स्क्रीनशॉट लेना है, मैं पीछे बार दिखा देता हूं। चलिए एक बार अभी रुके रहिए, मैं लास्ट में जब क्लास में खत्म करूंगा तो मैं आपको पूरा स्क्रीनशॉट लेने का मैं पूरा मौका दूंगा। मैं पूरा स्क्रीनशॉट आप लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। लेकिन ये क्या, आप लगभग 2600 लोग लाइव है, लेकिन लाइक केवल 1600 लोगों ने किया। क्या साहब मैं ऐसा पढ़ा रहा हूं क्या कि आप एक लाइक नहीं कर सकते? ये बताइए, क्या मैं ऐसा पढ़ा रहा हूं कि क्या आपको पसंद नहीं आ रहा है? तो फिर किस बात की आप यहां पे लापरवाही कर रहे हैं? नहीं, ये गलत बात है, ये बिल्कुल गलत बात है। चलिए हम उसी तरीके से व्यवहारिक आपको जोड़ करके आगे भी बता रहे हैं। जैसे आपने ये देखा कि आपको न तो याद करना है न तो रटना है, सब कुछ आपको क्लियर हो जाएगा। लेकिन ये गलत बात है, ये चीजें एक्सेप्ट नहीं करता हूं मैं, बिल्कुल नहीं। चलिए दोस्त आएंगे 4 नंबर पे। क्या लिखा है? 4 नंबर कह रहा है कि पर्यावरण शिक्षण का उद्देश्य बालकों को पर्यावरण के प्रति क्या बनाना है? संवेदनशील बनाना है। इसका मतलब इसमें केवल एक शब्द आप समझ पाएंगे, केवल एक शब्द आप समझ जाएंगे और पूरी की पूरी बात को आप व्यवहारिक तौर पे आप समझते चले जाएंगे। चलिए हम संवेदनशील को भी ऐसा बताएंगे कि ये पांचों में, मतलब वो किसी भाग में हिंदी, अंग्रेजी, आपके गणित, मनोविज्ञान कहीं आए, आप निश्चित तौर पर उसको कर जाएं। चलिए समझिएगा बात को, संवेदनशील किसे कहते हैं। आप बार बार सुनते हैं कि अभी जैसे कुछ दिन पहले की घटना थी, जब भारत पाकिस्तान के बीच थोड़ी सी दरार बढ़ी तो आपने यही कहा कि भारत पाकिस्तान को लेकर के क्या हो गया है? संवेदनशील हो गया है। पाकिस्तान भारत को लेकर के संवेदनशील है और भारत पाकिस्तान को लेकर के संवेदनशील है। इस शब्द का प्रयोग करते हैं, हाँ आप इस शब्द का भी प्रयोग करते हैं कि मां बाप अपने बच्चों को लेकर के संवेदनशील होते हैं। आखिरकार ये संवेदनशीलता होती क्या है? तो देखिए समझिएगा,
इस संवेदनशीलता का एक अर्थ होता है, और वह अर्थ होता है क्या कि जिसके प्रति आप संवेदनशील होते हैं के प्रति जागरूकता ही कहलाती है। क्या के प्रति जागरूकता ही कहलाती है संवेदनशीलता। जैसे जब भारत पाकिस्तान को लेकर के संवेदनशील था तो वह पाकिस्तान को लेकर के क्या था, जागरूक था, उसकी समस्त प्रकार की एक्टिविटी पर वह ध्यान दे रहा था कि वह कब क्या करने वाला है, कब क्या चाल चलने वाला है। ये और पाकिस्तान भी भारत के प्रति वही कर रहा था, तो दोनों एक दूसरे को लेकर के क्या थे, संवेदनशील। अब पिता अपने पुत्र को लेकर के संवेदनशील होते हैं, वो पता करते हैं फेसबुक पे लास्ट सीन क्या है, व्हाट्सएप पे लास्ट सीन क्या है, इंस्टाग्राम पे क्या है, जीमेल, ट्विटर, याहू, आप जहां ये चीजें, उसके बाद आपकी मित्र मंडली में कौन कौन लोग शामिल है, आप कहां उठक बैठक कर रहे हैं, आप क्या क्या गतिविधियां संचालित कर रहे हैं। तो पिता जो आपको लेकर के ये जागरूकता दिखाते हैं, आपके बारे में ये सब पता कर रहे होते हैं, यही पिता का पुत्र के प्रति क्या होती है, संवेदनशीलता होती। क्लियर हुआ, यही पिता का पुत्र के प्रति क्या होता है, संवेदनशीलता होता है। तो दोस्त आप ये बात बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा कि आप एक पर्यावरण के शिक्षक बनने जा रहे हैं, तो आपका दायित्व है कि आप शिक्षण का कार्य करते समय बच्चों को किसके प्रति, उसके पास पड़ोस परिवेश, उसके परिवार, खेल के मैदान, समाज के प्रति आप बच्चों को क्या करिए, जागरूक बनाइए कि उसकी कौन सा क्रियाकलाप, उसकी कौन सी एक्टिविटी वहां पर्यावरण के लिए सहायक होगी, कौन सी एक्टिविटी पर्यावरण के लिए सकारात्मक होगी और कौन सी नकारात्मक होगी। तो एक बच्चा स्वस्थ नागरिक की भांति आगे की ओर बढ़ता चला जाएगा। यही हमारा मूल रूप से क्या है, 4 नंबर पर है पर्यावरण शिक्षण का उद्देश्य। एक शिक्षक का उद्देश्य क्या है, बालकों को पर्यावरण के प्रति क्या बनाना, संवेदनशील बनाना। क्लियर हुआ दोस्त, चलिए आगे की ओर आइएगा। और 5वें नंबर पर देखिए क्या है, 5वें नंबर पर आप ध्यान दीजिएगा कि पर्यावरण शिक्षण का उद्देश्य, पर्यावरण शिक्षण का उद्देश्य बालकों में पर्यावरण के प्रति सरोकार उत्पन्न आपको समझ में आ रही है, सब कुछ समझ में आ रहा है। सिर्फ आपको देखिए, सीटेट ऐसे ही तो फंसाता है। सीटेट केवल शब्द की व्याख्या है, शब्द पकड़ना आ गया, शब्द का एक्सप्लेनेशन अगर आपको आ गया तो चीजें आपके लिए क्या हो जाएंगी, आसान हो जाएंगी। चलिए थोड़ा सा हल्का सा नेट प्रॉब्लम है, लेकिन आप कंटिन्यू बने रहेंगे दोस्त। मैं आपको इस बात का विश्वास दिलाता हूं कि थोड़ी सी बफरिंग जरूर कर रही है, लेकिन आप नहीं वीडियो चल रही है, आप देखते रहिए, वीडियो चल रही है। देखिए सरोकार का मतलब क्या होता है, सरोकार का मतलब होता है क्या, उत्पन्न करना, लगाव। तो देखिए सरोकार का मतलब होता है क्या, लगाव। अब देखिए पूरी बात तो समझिए कि लगाव का मतलब क्या है, के प्रति प्रेम की भावना विकसित करना, अब देखिए क्या है, एक पर्यावरण शिक्षक का दायित्व है कि वह शिक्षण का कार्य करते समय बच्चों को ऐसा इस तरीके का वातावरण उत्पन्न करे, विषय वस्तु का इस प्रकार प्रस्तुतिकरण करे, विषय वस्तु की इस प्रकार उपयोगिता बच्चों के सामने लाकर के रखे, जिससे पर्यावरण के प्रति बच्चों को क्या हो जाए, लगाव हो जाए। मतलब वह पर्यावरण के प्रति उत्पन्न करने लगे क्या, प्रेम की भावना। और इससे क्या होगा, जैसे देखिए लगाव होगा तो बच्चे पर्यावरण की करेंगे क्या, बच्चे पर्यावरण की करेंगे देखभाल। तो आपका दायित्व है कि आप बच्चों को पर्यावरण के प्रति क्या करिए, सरोकार उत्पन्न करिए। सरोकार का मतलब है लगाव उत्पन्न करना। क्लियर हुआ। अब चलिए
हम दूसरी हेडिंग की ओर चलेंगे। इसके पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप में से बहुत सारे लोग यहाँ पे अभी नए भी आए होंगे, तो वो मैं यहां से, ये पहला है, आप स्क्रीनशॉट इसका लीजिए। ये पहला पेज है, स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए ले लिया। चलिए इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए। सेकंड उद्देश्य चलिए नेक्स्ट लीजिए। चलिए नेक्स्ट लीजिए, 4 नंबर स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए लास्ट लीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट लिया। चलिए बिल्कुल दोस्त, अब आइए एक नया हेडिंग, 1 नंबर का प्रश्न यहां से निश्चित आता है और ये नई हेडिंग हम लिखने जा रहे हैं। और ये ध्यान दीजिएगा, 1 नंबर के लिए आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। क्या है? पर्यावरण शिक्षण में समस्या समाधान। पर्यावरण शिक्षण में समस्या समाधान, और इसको पर्यावरण शिक्षण के महत्व के तौर पर भी प्रकट किया जाता है कि इसका विशेष महत्व क्या है। लेकिन इसको समझिएगा, इसके लिए आपको केवल 3 शब्द समझने होंगे। 3 शब्द समझने होंगे और अच्छे से समझ लीजिए दोस्त। पर्यावरण में 1 क्वेश्चन और हर सेगमेंट में 1-1 क्वेश्चन मिलेगा। अगर ये हेडिंग आप अच्छे से समझ लेंगे, मैं आपको इस बात का विश्वास दिलाता हूं, कम से कम 5 नंबर पे सीटेट में आएगा। ये मैं लिखा तो जरूर हूं पर्यावरण शिक्षण, लेकिन ये पूरे 150 नंबर के लिए ये समान रूप से उपयोगी होगा। इसको आप बहुत अच्छे से समझिएगा, और अगर आप लापरवाही करेंगे तो आप उसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। मुझे पता है आप बिल्कुल लापरवाही नहीं करेंगे। सारी दुनियादारी छोड़ करके जो मैं समझा रहा हूं उसको समझते चलिए, और उससे संबंधित कमेंट आप करते चले जाइए, क्योंकि मैं आपके कमेंट में रीड कर रहा हूं। आपको इस बात का पता होना चाहिए, मैं आपके सारे कमेंट्स को मैं देख रहा हूं, इसलिए आप थोड़ा सा अभी भी मैं कह रहा हूं, समय कम है, आप अच्छे से करिएगा। नंबर 1 क्या कर रहा है? बात कर रहा है किसी समस्या। देखिए ध्यान दीजिएगा, समस्या समाधान में सबसे पहली हेडिंग क्या होती है? समस्या होती है। आप जरा पहले विचार करिए कि आप जिस कक्षा को पढ़ाने जा रहे हैं वह कक्षा हमारी कितने से कितने की है, तो आप यही बताएंगे कि हमारी कक्षा है 1 से 5 की। तो क्या 1 से 5 के बच्चे की समस्या, कक्षा 1 से 5 के बच्चे की समस्या ये हो सकती है क्या कि पृथ्वी गोल क्यों है? क्या ये समस्या हो सकती है क्या कि पृथ्वी गति क्यों कर रही है? नहीं, उसकी मानसिक क्षमता इतनी नहीं है कि वो इन समस्याओं के बारे में बातचीत करे। आप ध्यान दीजिएगा कि कक्षा 1 से 5 के बीच के बच्चों की समस्या क्या होती है, मैं आपके व्यवहार से जोड़कर आपको मैं बता रहा हूं। मैं आपकी बात कर रहा हूं, जैसे आप निकले और आप गए कहां? आप गए दुकान पर। दुकान पर आगे काउंटर पर एक रंगीन पन्नी में रैप करके कोई सामान पैक करके रखा हुआ है, लेकिन उस सामान पर कुछ लिखा नहीं है। आप पूछेंगे कि यह क्या है कि सीधे खरीद लेंगे? आप पूछेंगे यह क्या है। क्लियर हुआ? तो प्रारंभिक स्तर के बालक के सामने जब कोई उनके परिवेश की घटना नई आती है, कोई वस्तु जब नया उनके सामने आ जाता है, तो बच्चा यही पूछ बैठता है क्या है, और यही होता है पर्यावरण शिक्षण के अंतर्गत सबसे पहले क्या? बच्चे की समस्या। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? समस्या किसे कहेंगे कि प्रारंभिक स्तर के बच्चे अपने परिवेश से परिचित नहीं होते हैं, और उनके परिचित नहीं होने के कारण जो उत्पन्न होता है वही कहलाता है क्या? समस्या। मतलब पूछ बैठते हैं, उन्होंने कोई नया विषय वस्तु देखा, वो तुरंत कह बैठते ये क्या है,
और आप बताते हैं, तो ये जो पूछते हैं कि ये क्या है, यही होती है पर्यावरण शिक्षा की क्या समस्या। क्लियर हुआ? तो एक लाइन में सरल भाषा में इसको लिखेगा कि समस्या को, कि ये क्या होता है, परिवेश का परिचय ही होता है। क्या? परिवेश का परिचय ही होता है पर्यावरण शिक्षण की समस्या। समस्या आने पर कभी भी आपको समाधान पर सीधे नहीं जाना चाहिए। इस बात को समझिएगा। आता है स्टेप नंबर 2, और स्टेप नंबर 2 क्या कर रहा है कि शिक्षक को करना चाहिए क्या? निदान। शिक्षक को क्या करना चाहिए? निदान। निदान को अंग्रेजी में कहते हैं क्या? निदान को अंग्रेजी में कहते हैं डायग्नोसिस, या डायग्नोस कहते हैं। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? डायग्नोस कहते हैं, अंग्रेजी में इसको निदान कहते हैं। तो दोस्त आप ये बात ध्यान दीजिएगा कि जब आपको एक शिक्षक के तौर पर बच्चों से संबंधित कोई भी समस्या आपके सामने आ गई है, तो आप सीधे कभी नहीं सुलझाइएगा, बल्कि आप करिएगा क्या? निदान। अब दोस्त निदान कहते किसे हैं? तो ध्यान दीजिएगा कि समस्या के कारण को जानना, समस्या के कारण को जानना ही कहलाता है क्या? समस्या के कारण को जानना ही कहलाता है क्या? समस्या के कारण को जानना कहलाता है निदान, या डायग्नोसिस कहलाता है। अब ये तो बड़े सरल शब्दों में आपने कह दिया कि निदान हमारा क्या कहलाता है? समस्या का कारण जानना निदान कहलाता है। लेकिन जरा आप ये बताइए हमको, आप जरा हमको ये बताइए कि ये निदान होता कैसे है? आप निदान करेंगे कैसे? तो ये ध्यान दीजिएगा कि निदान करने का यहां पे एक बड़ा सरल तरीका होता है। क्या तरीका होता है? देखिए समझिए। आप बच्चे का पता करेंगे सबसे पहले क्या? पूर्व ज्ञान। आप सबसे पहले बच्चे का पता करेंगे क्या? पूर्व ज्ञान। जब आप बच्चे का पूर्व ज्ञान पता करेंगे तो आपको यह पता चल जाएगा कि बच्चे के परिवेश में यह पाया जाता है कि नहीं। और अगर आपको यह पता कि हां पाया जाता है, तो आप दूसरे नंबर पर यह पता करेंगे कि क्या इसके उम्र का बच्चा, क्या इसके बारे में समझ रखने लायक होता है कि नहीं। तो आप दूसरी बात पता किए, आपको यह भी पता चल गया कि यह बच्चे के परिवेश में पाया जाता है, और आपको यह भी पता चल गया कि यह बच्चे के परिवेश में इस उम्र के बच्चे जानते हैं। तो आप दूसरे नंबर पर पता करेंगे बच्चे की क्या? बच्चे की मानसिक क्षमता, कि कहीं बच्चा आपका नॉर्मल है या एबनॉर्मल, मतलब मानसिक रूप से सोचने समझने विचार करने में ये सामान्य बच्चे जैसा है या नहीं है। आप ये पता करने का प्रयास करेंगे। समझिए, निदान किसे कहते हैं? डायग्नोसिस, अंग्रेजी में डायग्नोस कहते हैं। निदान करना का मतलब होता है समस्या के कारण को जानना, और समस्या के कारण को जानने का सही तरीका यही है कि आप बच्चे के पूर्व ज्ञान को पता करिए कि बच्चे के परिवेश में वस्तु पाई जाती है या नहीं, और इसके बाद अगर अब पाई जाती है तो उसके उम्र का बच्चा जानता है या नहीं जानता है, और इसके आधार पे आप ये देखिए कि बच्चे के सोचने समझने उसकी मानसिक क्षमता कैसी है। क्लियर हुआ? जब ये 2 स्टेप आप अच्छे से पूरा कर लीजिए, तब आपका एक शिक्षक के तौर पर दायित्व है कि आप तीसरे नंबर पर आइए और आप प्रस्तुत करिए कि आप प्रस्तुत करिए समाधान। अब एक हम बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, इसके बाद हम महत्वपूर्ण प्रश्न बताएंगे, और वो और भी कॉन्सेप्ट क्लियर करेगा। आप समझिए, समाधान। अब समाधान शब्द तो कह दिए, लेकिन क्या आप सीधे उत्तर बता देंगे? नहीं, एग्जाम में प्रश्न समाधान नहीं आता। 2 ठो स्पेसिफिक सीटेट का शब्द है। एक शब्द है क्या? एक शब्द है आपका क्या? एक मिनट, ऐसे समझिए, परामर्श शब्द होता है, और एक शब्द क्या होता है? और एक शब्द आपका क्या होता है? निर्देशन। मतलब परामर्शन, और एक शब्द होता है निर्देशन। ये दोनों समझिएगा, इस दोनों के डिफरेंस से भी आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। डिफरेंस क्या होता है?
सबसे पहले परामर्शन को समझिए। देखिए, ध्यान दीजिए, जैसे एकदम बिल्कुल सरल भाषा में मैं इस कक्षा में पढ़ाया और पढ़ाने के बाद जैसे मैं भरी हुई क्लास है ऑफलाइन की, उसमें मैं पढ़ा रहा हूं। इसमें 100 विद्यार्थी बैठे हुए हैं, उनसे मैं बोला किसी को कोई प्रॉब्लम, सब कुछ क्लियर है, सब कुछ स्पष्ट है, किसी को कुछ पूछना तो नहीं? आपने कहा ना। मैं निकला, क्लास के बाहर जैसे ही पहुंचा, पीछे से एक लोगों ने कहा सर सर सर। मैं वहां पूछ नहीं सका, मैं शर्मा रहा था। जरा ये बता दीजिए क्या होगा? वहां जो मैं आपसे बातचीत किया वो हमारा क्या कहलाएगा? वो हमारा क्या कहलाएगा? वो हमारा परामर्शन कहलाएगा। इसका मतलब परामर्शन होता है कैसा? व्यक्तिगत होता है। लेकिन ध्यान दीजिए, परामर्शन केवल व्यक्तिगत नहीं होता है, व्यक्तिगत के साथ सामूहिक भी होता है। कैसे? मैं बता रहा हूं। जैसे मैं अगर आपसे ये पूछूं कि कल से क्या मैं 2 घंटे पढ़ाऊं, आपकी क्या राय है? तो मैं पूरी कक्षा, जैसे कक्षा में 100 लोग बैठे हैं और मैं सबसे कहूं कि कल क्या मैं 2 घंटे तक पढ़ाऊं लगातार, आपका एग्जाम बहुत नजदीक है, मैं चाहता हूं, आप क्या चाहते हैं? मैं पूरी कक्षा में इस बात का डिस्कस कर रहा हूं, मैं आपसे क्या कर रहा हूं? परामर्श ले रहा हूं। तो यहां पर ये इस प्रकार का परामर्शन मेरा क्या होगा? सामूहिक। तो अब देखिए, जोड़िए, परामर्शन व्यक्तिगत भी हो सकता है और परामर्शन क्या हो सकता है? सामूहिक भी हो सकता है। मतलब परामर्शन दोनों हो सकता है, परामर्शन दोनों हो सकता है। क्लियर हुआ? अब जरा निर्देशन की तरफ, निर्देश देना। जैसे आप सड़क पर जा रहे हैं और आप देखते होंगे कि किनारे बोर्ड लगा है और उस पर लिखा होता है आगे अंधा मोड़ है, कृपया धीरे चलें। क्या किसी एक व्यक्ति के लिए लिखा है क्या कि जो देखा वो धीरे चलेगा, बाकी जिसकी इच्छा हो वो 120 125 में चला जाए? नहीं, सब पर समान रूप से लागू होता है। तो निर्देशन हमारा सदैव होता है कैसा? सामूहिक रूप से। जैसे मैं आपकी कक्षा में ये कहूं, मैं आपकी कक्षा में ये मैं बोलूं कि कल से, मतलब आज से मैं रोज 2 बजे अब पढ़ाना प्रारंभ कर रहा हूं और रोज 2 बजे मैं आपको पढ़ाऊंगा, तो क्या आप में से जितने लोग सुन रहे हैं केवल उन्हीं के लिए 2 बजे पढ़ाऊंगा, या जो भी आएगा सब पर समान रूप से 2 बजे ही लागू होगा? तो शायद आपका जवाब होगा सभी के लिए। तो ये हमारा क्या हो गया? सामूहिक। तो निर्देशन सदैव होता है कैसा? सामूहिक। और परामर्शन व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों होता है। अब देखिए, ये तो एक नजरिया हो गया कि एक बच्चा अपने परिवेश की घटनाओं के बारे में नहीं बता पा रहा है या परिवेश की घटनाओं के बारे में बार बार प्रश्न पूछ रहा है। तो एक शिक्षक के तौर पर आप क्या करेंगे? तो आप ऑप्शन में मिलता होगा कि आप समस्या के कारण का पता लगाकर उचित आप निर्देशन प्रदान करेंगे या उचित परामर्शन प्रदान करेंगे। अब एक और होता है, देखिए, समस्या तो एक और आ सकती है, जैसे आपकी कक्षा में बच्चा चोरी करता हुआ पाया जाए, आपकी कक्षा में बच्चा शरारत करता हुआ पाया जाए, आपकी कक्षा में बच्चा गृह कार्य ना करे, आपकी कक्षा में बच्चा बहुत कुछ उल्टा सीधा कर दे। तब ऐसी दशा में आप क्या करेंगे? ऐसी दशा में आप क्या करेंगे? तब यहां पर ध्यान दीजिए, इसका एक प्रश्न मैं लेता हूं। जैसे देखिए, प्रश्न क्या है? प्रश्न है कि प्रश्न क्या है कि आपकी कक्षा में और आज ये जैसे ही मतलब ये हम प्रश्न कंप्लीट होगा, एक सिचुएशन क्रिएट करेंगे। आप देखेंगे एक एक पेज या आधे आधे पेज का एक एक प्रश्न आता है ना, बड़ा बड़ा, उस पर वो सिचुएशनल होता है। अभी जैसे मैं एक कहानी बहुत अच्छा बताया, आपके दिमाग में छप गया, वैसे ही मैं आपको एक कहानी बताऊंगा इसी से जुड़ा हुआ। बस थोड़ा सा इस प्रश्न का उत्तर दे लीजिए, मजा आ जाने वाला है आपको। देखिएगा कि आपकी कक्षा में एक बालक अवांछित व्यवहार करता हुआ
करता हुआ पाया जाता है तो एक शिक्षक के तौर पर एक शिक्षक के तौर पर आपकी भूमिका होगी। एक शिक्षक के तौर पर आपकी भूमिका होगी। चलिए ऑप्शन नंबर ए कह रहा है, ऑप्शन नंबर ए क्या कह रहा है? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है आप प्रधानाध्यापक से शिकायत करेंगे। बी कह रहा है इसकी सूचना अभिभावक को प्रदान करेंगे। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है बालक को, क्लियर है? अब कमेंट करिएगा दोस्त जरा, अब आप जरा कमेंट्स करें, आप जरा कमेंट करें आप क्या करेंगे। चलिए अब जरा कमेंट करिए कि आप एक शिक्षक के तौर पर अब क्या करेंगे। इसके बारे में सिचुएशन क्रिएट कर रहा हूं। चलिए आप बताइए, जरा कमेंट करें। आप इस प्रश्न के लिए उत्तर कमेंट करें, मैं आपके कमेंट्स ले लेता हूं। डी कर रहे हैं, मैक्सिमम ने डी किया, सबने डी किया, मैक्सिमम ने क्या किया? डी किया। अब मैं सिचुएशन क्रिएट कर रहा हूं और जरा ध्यान से सुनिएगा। चलिए अब देखिए क्या है भाई, आपकी कक्षा में बालक अवांछित व्यवहार कर रहा है। अवांछित का मतलब होता है समाज के नियमों पर, प्रथा परंपराओं के अनुसार नहीं कर रहा है, तो वो हमारा व्यवहार अवांछित कहलाएगा। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। आप बच्चे के व्यवहार का कारण जान करके आप बच्चे को क्या करेंगे? उचित परामर्श प्रदान करेंगे। तो बच्चे के व्यवहार का कारण जान करके, तो देखिए समस्या का आपने क्या किया? कारण जाना, मतलब सबसे पहले क्या किया? निदान किया। तो जब आपके सामने आ जाए समस्या तो आपको क्या करना है? निदान, मतलब समस्या के कारण को पता करना है और उसके बाद उचित परामर्शन या उचित निर्देशन प्रदान करना है। क्लियर हुआ कि उचित परामर्शन या उचित निर्देशन प्रदान करना है। यहां तक कंफर्म हुआ दोस्त? चलिए अब एक महत्वपूर्ण सिचुएशन, जो डेढ़ पेज के प्रश्न पूछे जाते हैं, उसके लिए मैं एक सिचुएशन क्रिएट कर रहा हूं और आप ध्यान से सुनिएगा। अच्छा चलिए, इसके बाद स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। आप सबसे पहले ध्यान से सुन लीजिए, 2 मिनट में सुनिए। आपकी कक्षा मतलब आप एक शिक्षक हैं और ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण सिचुएशन है, ध्यान से सुनिएगा। एक छोटा नन्हा सा बच्चा सबसे पहले अपनी मां के संपर्क में आता है और मां से बहुत कुछ सीखता है। फिर वही बच्चा जब थोड़ा सा बड़ा होता है तो परिवार के अन्य सदस्यों के संपर्क में आता है और उनसे बहुत कुछ सीखता है। हाँ, वही बच्चा जब थोड़ा सा बड़ा होता है तो वो जाता है पास पड़ोस में और पास पड़ोस से वो बहुत कुछ सीखता है। वही बच्चा जब थोड़ा सा बड़ा हुआ तो जाता है खेल के मैदान में और खेल के मैदान से बहुत कुछ सीखता है। अब देखिए, खेल के मैदान से सीधे तौर पे तात्पर्य क्या है कि खेल के मैदान में वो हर उम्र के बच्चे, उसके उम्र के बच्चे यहां पर रहते हैं, तो वो अपने उम्र के बच्चों के साथ वो क्या कर रहा होता है? खेल रहा होता है। उसके उम्र के बच्चों को देखिए समाज क्या होता है? समाज 2 प्रकार का व्यवहार सिखाता है। एक व्यवहार क्या होता है? वांछित व्यवहार, और एक क्या होता है? व्यवहार अवांछित व्यवहार। एक होता है वांछित व्यवहार, एक बार और क्या होता है? अवांछित व्यवहार। जब समाज के नियमों के अनुसार व्यवहार होता है तो वह वांछित कहलाता है, और जब नियमों के अनुसार नहीं होता है तो यही हमारा क्या कहलाता है? अवांछित। उस छोटे नन्हे से बच्चे को समाज के नियमों से कोई लेना देना नहीं होता है।
वो उसको जो कार्य करके मजा आया वो उसको करता रहता है, वो उसको करता रहता है। तो जैसे उसने क्या किया कि उसे खेल के मैदान में गया और वो दूसरे के ऊपर थूका, बाकी सारे बच्चे ताली बजा दिए, तो फिर से थूका, ताली बजा दिए, और अब वो 2-3 लोगों के ऊपर थूका, उसको बड़ा मजा आया। अब वो जब घर गया तो वो मम्मी जैसे गया, दरवाजा खटखटाया, सामने मम्मी थी, मम्मी को जैसे ही देखा थूक दिया मम्मी के ऊपर, और मम्मी ने कान के नीचे एक जोरदार थप्पड़ जड़ा। वो समझ गया कि वहां थूकने पे प्रोत्साहन और यहां थूकने पे थप्पड़ लगता है। अब देखिए, अब वो घर जाएगा, बड़ा सीधा साधा बन जाता है, और यही कारण है कि अभिभावक में आपस में लड़ाई हो जाती है। ठीक है, आपका बच्चा था, आप अपने बच्चे की गलती छिपा लिए, अब वो वांछित अवांछित व्यवहार सीख करके विद्यालय में आया, और जब वो विद्यालय में आया तो आप वो कक्षा 1 में एडमिशन लिया और उसी कक्षा 1 को पढ़ाने के लिए आप तैयार हो रहे हैं। अब वो दोनों वांछित अवांछित सीखा है, आपकी कक्षा में मासूम बच्चा बैठा है और आप यहां पे पढ़ाने के लिए लिखने जा रहे थे, क से कबूतर, ख से खरगोश, ग से गधा, घ से घड़ी। जैसे ही आधा लिखे नहीं थे, पीछे से आवाज आई, कलुआ ने मार दिया। आवाज आई, सर कलुआ ने मार दिया। अब आप बताइए कि आप उस समस्या का कैसे समाधान करेंगे। आप ये इस तरीके के आपको एक थिंकिंग चाहिए, और ये पूरी थिंकिंग पूरी प्रोसेस कल 2 बजे हम आपको पूरे विस्तार के साथ चर्चा करेंगे। क्योंकि आरपी सर का समय हो गया और आरपी सर आ रहे हैं, वो बाल विकास की क्लास को आगे की ओर बढ़ाएंगे। और आज इस क्लास में यही तक, आप इस पर चिंतन करते रहिएगा, इसको थोड़ा सा और अच्छे बेहतर तरीके से हम आपको समझाएंगे कैसे क्या, आपको सीधे तौर पे नहीं आएगा। कल की क्लास में इसी समस्या से ही प्रारंभ करूंगा। तो चलिए दोस्त, कल मुलाकात करते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। और हाँ, अगर मेरा एफर्ट आपको लग रहा है कि अच्छे से समझ में आ रहा है, तो वीडियो को एक बार खत्म होने के बाद शेयर करेंगे, और वीडियो खत्म होने के बाद एक बार सारे लोग फीडबैक देंगे, निश्चित फीडबैक देंगे। कल आपको मजा आ जाना है, कल आपको मजा आ जाना है। लाइक, शेयर और फीडबैक जरूर करिए दोस्त, ये मेरे लिए। थैंक यू वेरी मच। और ये ध्यान दीजिएगा कि ये सी-टेट का ये जो क्रैश कोर्स है, ये क्रैश कोर्स ये हमारा प्रारंभ है। और इस क्रैश कोर्स में एडमिशन लेने के लिए ये ध्यान दीजिएगा 8299310097 और 993644457 इस नंबर पर आप हमको सी-टेट क्रैश कोर्स लिख करके व्हाट्सएप करिए, आपको पूरी इंफॉर्मेशन दी जाएगी। और अगर आप ऐप नहीं इंस्टॉल किए हैं तो आप ध्यान दीजिए कि आप जाइए गूगल प्ले स्टोर पर, और गूगल प्ले स्टोर पर आप जाकर के आप सबसे पहले क्या करिए, गूगल प्ले स्टोर पर आप जाकर के आप वहां पे स्टोर पर आप ध्यान दीजिएगा, जाकर के आप लिखिए क्या, आप लिखेंगे चंद्रा इंस्टीट्यूट इलाहाबाद लिखेंगे, और चंद्रा इंस्टीट्यूट इलाहाबाद के बाद इसमें अपना बेसिक रजिस्टर कर लीजिएगा। कोर्स में जाइएगा और कोर्स में जाकर के आप ऑनलाइन वीडियो परचेज करिएगा, और वहां पे अप्लाई कूपन कोड C2020 आप डालेंगे, और C2020 डालते समय ही आपको 30% ऑफ हो जाएगा, और न्यूनतम शुल्क पर आप आसानी से वीडियो परचेज कर सकें। और टेलीग्राम सभी पीडीएफ पाने के लिए आप टेलीग्राम पर लिखिए चंद्रा इंस्टीट्यूट इलाहाबाद और उसको ज्वाइन कर लीजिए, फ्री में पीडीएफ प्राप्त कीजिएगा। तो दोस्त, आज की क्लास में यही तक। थैंक यू वेरी मच।